हेलो एवरीवन, मैं अंशुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं क्रिस क्रॉस क्लासेस में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। पार्ट 3 होने वाला है इस चैप्टर का। ये पार्ट 1 और पार्ट 2 हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ डिटेल नोट्स का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके अलावा बाकी के डिटेल नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्विजेज, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लास्ट ईयर पेपर एक्सेट्रा सभी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं crisscrossclasses.in। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएगा। तो फटाफट से हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। देखते हैं भाई, पहले पार्ट के अंदर हमने डिस्कस किया था द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। दूसरे पार्ट में हमने शीत युद्ध के बारे में संपूर्ण रूप से डिस्कस कर लिया था। और आज हम पढ़ेंगे गुट निरपेक्षता और नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के बारे में। तो फटाफट से शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले बात करते हैं गुट निरपेक्षता क्या थी। गुट निरपेक्षता को अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है दोनों गुटों से दूर रहना। ठीक है, शीत युद्ध के समय जब पूरा विश्व दो गुटों में बट गया था, दो गुट कौन कौन से बताए थे आपको? एक तो अमेरिका यानी यूएसए का गुट, और दूसरा कौन सा बताया था भाई? यूएसएसआर का गुट यानी कि सोवियत संघ का। इसे क्या कहा गया था? पश्चिमी गठबंधन, इसे पूर्वी गठबंधन। तो जब विश्व दो गुटों में बट गया था, उस दौर में कुछ ऐसे देश थे जो उसी समय स्वतंत्र हुए थे। जैसे अगर हम देखें, शीत युद्ध शुरू हुआ 1945 में। ठीक है भाई, भारत कब स्वतंत्र हुआ? 1947 में। ठीक है, इसी तरीके से चीन स्वतंत्र हुआ 1949 में। तो ऐसे बहुत से देश थे जो उसी दौर में क्या हुए थे? आजाद हुए थे। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, उनके पास दो ऑप्शन थे। दो ऑप्शन ये थे कि या तो वो यूएसए में चले जाएं, ठीक है, या यूएसएसआर में शामिल हो जाएं। पर अगर वो ऐसा करते तो एक बार आप सोच के देखो कि भाई पहले भी वो किसी के अधीन थे, और अभी फिर से यूएसए या यूएसएसआर के गुट में जाकर फिर वो उसके अधीन हो जाते, तो फिर आजादी का फायदा क्या? ठीक है, तो इस चीज को देखते हुए उन देशों ने निर्णय लिया कि भाई वो दोनों गुटों से दूर रहेंगे और अपना एक अलग ही गुट बना लेंगे। ठीक है, और यहीं से उन्होंने शुरुआत की किसकी? गुट निरपेक्ष आंदोलन की। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन था क्या? ठीक है, तो इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था दोनों महाशक्तियों के गुटों से दूर रहना। यानी ना तो अमेरिका में शामिल होंगे, ना सोवियत संघ में शामिल होंगे, हम सब आपस में ही अपना एक तीसरा गुट बना लेंगे। ठीक है, यह आंदोलन महाशक्ति के गुटों में शामिल ना होने का आंदोलन था, लेकिन ये अंतरराष्ट्रीय मामलों से अलग थलग नहीं था। ऐसा नहीं था कि हम अंतरराष्ट्रीय मामलों से अलग थलग रहेंगे, बस हम यूएसए और यूएसएसआर के गुटों से दूर रहेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर था क्या एग्जैक्टली? तो देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, सबसे पहले ये समझते हैं। तो भाई 1956 में तीन नेताओं ने ना मीटिंग की। कहां पर मीटिंग की भाई? बांडुंग में मीटिंग की। कौन कौन से तीन नेता थे? एक थे जोसेफ ब्रांस टीटो यूगोस्लाविया के, जवाहरलाल नेहरू भारत के, और गमाल अब्दुल नासिर मिस्र के। तो इन तीन नेताओं ने मीटिंग की बांडुंग के अंदर 1956 में। ठीक है, इसी दौरान उन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन की विचारधारा का उदय हुआ, यानी इसी दौरान उन्होंने इसके बारे में चर्चा की। और इस चीज को देखते हुए इसका पहला सम्मेलन, यानी इसकी शुरुआत जो हुई वो कहां से हुई? 1961 में। ठीक है, कहां से भाई? बेलग्रेड से। तो इसका जो पहला सम्मेलन था वो 1961 में बेलग्रेड में हुआ। इस सम्मेलन में 25 देश शामिल हुए। ठीक है, और यहीं से गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई। इसके जो संस्थापक नेता थे वो ये तीन तो थे ही। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंदर दो और जुड़ गए। कौन कौन से? सुकर्णो इंडोनेशिया के और वामे नक्रुमा घाना के। तो इस तरीके से ये पांच क्या हो गए? इसके संस्थापक नेता हो गए। इनके नाम आपको याद रखने मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम देखें तो गुट निरपेक्षता हमें समझ आ गया कि भाई क्या था? दोनों महाशक्तियों से दूर रहना, यानी कि हम ना अमेरिका के साथ है ना यूएसएसआर के साथ है, हमारा अपना अलग से गुट है और हम अपना अलग से काम करेंगे। तो इसी के साथ साथ दो विचारधाराएं और होती हैं। पहली तो होती है पृथकवाद, ठीक है, और दूसरी होती है तटस्थता। तो कभी कभी बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई पृथकवाद क्या है, तटस्थता क्या है और गुट निरपेक्षता क्या है। ठीक है, तो इन तीनों को भी हम क्लियर कर लेते हैं और आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, गुट निरपेक्षता के बारे में बात कर ली, यानी कि ना तो हम यूएसए के साथ हैं और ना यूएसएसआर के साथ हैं, हम अलग हैं। ठीक है, पृथकवाद क्या होता है? देखो, पृथकवाद से हमारा अभिप्राय ऐसी नीति है जिसमें एक देश खुद को अंतरराष्ट्रीय मामलों से अलग रखता है। दूसरे शब्दों में वह किसी भी अन्य देश से कोई संबंध नहीं रखता। ये लाइन आपको याद रखनी है कि किसी भी अन्य देश से कोई संबंध नहीं रखता। तो क्या गुट निरपेक्षता पृथकवाद है? देखिए, गुट निरपेक्षता पृथकवाद नहीं है, क्योंकि पृथकवाद का अभिप्राय क्या है? एक ऐसी नीति जिसमें एक देश खुद को अंतरराष्ट्रीय मामलों से अलग रखता है और किसी भी देश से कोई संबंध नहीं रखता। जबकि गुट निरपेक्षता में क्या था कि भाई दोनों महाशक्तियों के गुटों से दूर रहना है, मतलब सिर्फ यूएसए और यूएसएसआर से दूर रहना है। ठीक है, बाकी सभी से तो अच्छे संबंध थे उनके। जैसे भारत के अगर हम ले ले, श्रीलंका से, बांग्लादेश से, नेपाल से, बाकी सभी देशों से अच्छे संबंध थे। सिर्फ यूएसए और यूएसएसआर से कुछ लेना देना नहीं है। और इसी चीज को देखते हुए क्या किया गया भाई? गुट निरपेक्षता पृथकवाद नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है पृथकवाद? क्योंकि पृथकवाद का मतलब है सबसे अलग रहना, जबकि गुट निरपेक्षता का मतलब है सिर्फ यूएसए और यूएसएसआर से अलग रहना। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमारे पास आता है तटस्थता। तटस्थता का मतलब क्या होता है भाई? युद्ध से दूर रहना, अर्थात युद्ध में शामिल ना होना।
तटस्थ देश ना तो युद्ध में हिस्सा लेते हैं और ना उसे समाप्त करवाने के लिए कोई कदम उठाते हैं, यानी उन्हें कुछ लेना देना नहीं होता। जबकि क्या गुटनिरपेक्षता तटस्थता है? तो देखिए गुटनिरपेक्षता तटस्थता नहीं है, क्योंकि तटस्थ देश वह होता है जिसे युद्ध के होने या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, ना तो वह युद्ध में हिस्सा लेता है और ना उसे समाप्त करवाने के लिए कोई काम करता है। जबकि अगर हम गुटनिरपेक्षता के बारे में बात करें तो इसमें जो शामिल देश थे उन्होंने युद्ध में हिस्सा नहीं लिया, पर उनको समाप्त कराने के लिए क्या किए, बड़े स्तर पर प्रयास किए और बड़े स्तर पर क्या किया, कदम उठाए। ठीक है, तो गुटनिरपेक्ष देशों ने महाशक्तियों के हर सही कदम का क्या किया, समर्थन किया और हर गलत कदम का विरोध भी किया। ठीक है, तो जो युद्ध शांत करवाने में उनकी भूमिका को दर्शाता है। तटस्थ देश क्या करते हैं, ना तो वो समर्थन करते हैं ना विरोध करते हैं, उन्हें कुछ लेना देना ही नहीं है। जबकि गुटनिरपेक्ष देशों ने ऐसा नहीं किया, अगर कुछ सही हुआ तो उसका समर्थन किया, अगर कुछ गलत हुआ तो उसका विरोध भी किया। तो आई होप कि ये क्लियर हो गए होंगे कि गुटनिरपेक्षता का मतलब क्या है, पृथकवाद और तटस्थता का मतलब क्या है। इसके बाद हम आगे देखते हैं गुटनिरपेक्षता और भारत। तो गुटनिरपेक्षता में भारत का क्या योगदान था? तो देखिए भारत को क्या क्या फायदा हुआ गुटनिरपेक्षता की वजह से। सबसे पहला तो उसे स्वतंत्र विदेश नीति बनाने का मौका मिला। अगर वो यूएसए के साथ शामिल हो जाता तो उसे उसके अनुसार चलना पड़ता, यूएसएसआर के अनुसार शामिल यानी उसमें शामिल हो जाता तो उसके अनुसार चलना पड़ता, पर क्योंकि वो अलग रहा तो इसीलिए उसे स्वतंत्र विदेश नीति बनाने का मौका मिला। दोनों महाशक्तियों का समर्थन मिला। अगर यूएसए के साथ होता तो सिर्फ यूएसए का समर्थन मिलता या यूएसएसआर के साथ होने पर यूएसएसआर का, पर अब वो इस स्थिति में था कि मौका मिलने पर यूएसए से भी समर्थन ले सकता था और यूएसएसआर से भी। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली भारत को, क्योंकि जो भारत के जवाहरलाल नेहरू थे वो गुटनिरपेक्षता के संस्थापक नेताओं में से एक थे। ठीक है, अगर कभी एक महाशक्ति उसका विरोध करती तो वह दूसरी महाशक्ति का समर्थन प्राप्त कर सकता था आराम से, और अन्य विकासशील देशों के साथ संयोग भी स्थापित कर पाया। तो ये सब फायदे हुए किसको, भारत को। अगर हम नेक्स्ट देखें आलोचना क्या है भाई, क्या क्या समस्याएं हुई, लोगों ने आलोचना क्यों की भारत की नीति की। तो लोगों ने कहा कि भाई भारत की नीति में ना स्थिरता नहीं है, यानी वैसे तो वो कह रहा है कि ना मैं यूएसए के साथ हूं ना यूएसएसआर के साथ हूं, पर ऐसा दिखा नहीं उसकी हरकतों में। भारत का झुकाव हमेशा से यूएसएसआर के लिए क्या रहा, ज्यादा रहा। भारत की नीति सिद्धांत विहीन है। सिद्धांत विहीन का मतलब कि इसके अंदर कोई औपचारिकता ही नहीं थी, कोई सिद्धांत ही नहीं था जिसके ऊपर भारत ने क्या किया हो, काम किया हो। इसके अलावा ऐसा कहा गया कि भाई गुटनिरपेक्षता के द्वारा भारत अंतरराष्ट्रीय फैसले लेने से बचने की कोशिश कर रहा है, यानी वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैसले नहीं लेना चाहता, इसीलिए वो क्या कर रहा है, गुटनिरपेक्षता का सहारा ले रहा है, ताकि उसे ये बताना ना पड़े कि वो अमेरिका के साथ है या सोवियत संघ के साथ। ठीक है, साथ ही साथ भारत ने क्या किया था, 1971 में सोवियत संघ द्वारा मदद ली थी। ठीक है, यानी सोवियत संघ से कुछ मदद ली थी। तो बहुत से लोगों ने ऐसा कहा कि भाई ये तो गुटनिरपेक्षता का उल्लंघन है, क्यों, क्योंकि तुम सोवियत संघ से मदद ले रहे हो। ठीक है, जबकि तुमने कहा था कि हमें दोनों महाशक्तियों से कुछ लेना देना ही नहीं है। इसके बारे में हम आगे के चैप्टर्स में डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ लोगों ने ऐसा कहा कि भारत ने ऐसा इसीलिए किया ताकि वो दोनों महाशक्तियों से लाभ प्राप्त कर सके, यानी दोनों तरफ से फायदा उठा सके। तो वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हमें बात करनी है गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता के बारे में। तो इसके बारे में डिस्कस करने से पहले हम ये समझेंगे कि प्रासंगिकता का मतलब क्या होता है। तो गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता, प्रासंगिकता वर्ड का मतलब होता है इंपॉर्टेंस। ठीक है, यानी एग्जैक्टली तो नहीं होता, बट आप इसे ऐसे आराम से समझ सकते हो, इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो यानी आज के समय में गुटनिरपेक्षता की क्या इंपॉर्टेंस है, यानी उसकी क्या जरूरत है, इसे क्या बोला जाएगा, गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता। ठीक है, तो किसी भी शब्द की, किसी भी चीज की अगर आपसे प्रासंगिकता पूछी जाए तो उसका मतलब होता है कि उस दौर में उसकी जरूरत क्या है। ठीक है, तो बहुत से विद्वानों का यह मानना है कि भाई वर्तमान में गुटनिरपेक्षता की कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि सोच के देखो भाई, शीत युद्ध के दौर में बना था ये, शीत युद्ध तो खत्म हो गया, तो शीत युद्ध खत्म तो गुटनिरपेक्षता खत्म। ठीक है, पर अगर अभी भी देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि भाई गुटनिरपेक्षता की कोई प्रासंगिकता नहीं है। ठीक है, आज के समय उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। मैं बताता हूं, यानी अगर हम देखें पॉइंट वाइज तो क्या क्या उपयोगिताएं हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला तो एक वैश्विक स्तर पर इतना बड़ा संगठन बनाना ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो इस वजह से अगर कोई ऐसा संगठन बना हुआ है तो उसे बना ही रहना देना चाहिए, क्योंकि इतने सारे देशों को शामिल करके उनमें संयोग स्थापित करना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है, और अगर ऐसा है तो उसे होने देना चाहिए। साथ ही साथ वर्तमान में गुटनिरपेक्ष जो देश है वो क्या कर सकते हैं, शांति को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर सकते हैं, आपस में विकास को बढ़ावा यानी विकास के लिए सहयोग कर सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय समस्याओं के लिए जागरूकता पैदा कर सकते हैं, छोटे देशों की स्वतंत्रता की रक्षा कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ पर्यावरण और आतंकवाद जैसी समस्याओं का मुकाबला करने के लिए सहयोग भी कर सकते हैं। तो इन सब की वजह से गुटनिरपेक्षता आज भी क्या है, जरूरी है, यानी उसकी प्रासंगिकता खत्म नहीं हुई है। तो ये हमारा गुटनिरपेक्षता वाला टॉपिक हो जाता है फिनिश। अब हमें बात करनी है नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के बारे में। तो नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था थी क्या एग्जैक्टली, ये समझते हैं सबसे पहले।
तो देखिए शीत युद्ध के दौरान बनी तीसरी दुनिया, यानी जो तीसरी दुनिया थी कौन सी भाई, गुटनिरपेक्ष देशों वाली। पहली कौन सी थी, अमेरिका। दूसरा गठबंधन कौन सा था, यूएसएसआर यानी सोवियत संघ। और तीसरा कौन सा था भाई, गुटनिरपेक्ष देशों का। ठीक है, तो शीत युद्ध के दौरान बनी तीसरी दुनिया यानी गुटनिरपेक्षता की शामिल देशों में लगभग जो सभी देश थे वो सब क्या थे, गरीब या अल्प विकसित थे। और उस समय उनके सामने मौजूद जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो क्या थी, आर्थिक विकास करने की। ठीक है, और अपने देश को गरीबी के जाल से बाहर निकालने की। तो इस चीज को देखते हुए जो तीसरी दुनिया के देश थे उन्होंने क्या किया, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आवाज उठाई और मांग की कि भाई उन्हें भी विकास के अवसर मिलने चाहिए ताकि वो भी विकास कर सके। इस चीज को देखते हुए 1972 में 1972 में भाई संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएनओ हमारा का उसका व्यापार और विकास से संबंधित जो सम्मेलन हुआ, सम्मेलन का मतलब कि एक कॉन्फ्रेंस किया गया जिसका नाम क्या था, अंकटाड। अंकटाड की फुल फॉर्म क्या है भाई, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसके अंदर एक रिपोर्ट पेश की गई टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, और इसमें मुख्य रूप से जो अल्प विकसित देश थे या जो विकासशील देश थे उनके अंदर विकास किस प्रकार किया जाए ये बातें लिखी गई थी। तो भाई देखो क्या था, सिंपल सा, तीसरी दुनिया के देश वो क्या थे, गरीब थे। गरीबी के बाहर निकलने के लिए उन्होंने क्या किया, मांग की। मांग के देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया, एक सम्मेलन किया। उस सम्मेलन में एक रिपोर्ट पेश की और उस रिपोर्ट में क्या लिखा था कि भाई ये छोटे देश कैसे विकास कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर क्या क्या लिखा था, देखिए पहला लिखा कि भाई जो भी अल्प विकसित देश है उनका अपने संसाधनों पर पूर्ण नियंत्रण होगा। ऐसा नहीं होगा कि जैसे मान लो कोई अल्प विकसित देश है, ठीक है, और उसके संसाधनों पर नियंत्रण किसी और देश का और वो वहां से उसका दोहन कर रहा है, तो उसके संसाधनों पर उसका पूर्ण नियंत्रण होगा। साथ ही साथ अल्प विकसित देशों को विकसित देशों के बाजार में व्यापार करने का मौका मिलेगा, यानी जितने भी गरीब देश है वो सब भी अमीर देशों के बाजार में क्या कर सकेंगे, व्यापार कर सकेंगे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सके। इसी के साथ साथ विकसित देशों से मंगाई जाने वाली प्रौद्योगिकी यानी जो टेक्नोलॉजी होगी उसकी कीमत क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। कीमत कम होने की वजह से क्या होगा कि छोटे देश उसे अफोर्ड कर पाएंगे और वो भी विकास कर पाएंगे। साथ ही साथ जो अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थान है या जितने भी अंतरराष्ट्रीय संस्थान है उन सब में विकसित देशों का जितना महत्व है उतना ही महत्व अन्य अल्प विकसित देशों को भी मिलेगा। तो इन सब तरीकों से प्रयास किए गए कि भाई जो गरीब देश है वो भी क्या कर सके, विकास कर सके, और इसे ही क्या कहा गया, नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। तो ये जो है हमारा यही फिनिश हो जाता है चैप्टर पूरा। ठीक है, 3 पार्ट से इस चैप्टर के, तीनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तीनों पार्ट जरूर देखें तभी आपको बिल्कुल चैप्टर क्लियर हो पाएगा। नोट्स का लिंक आपको हमेशा की तरह नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बाकी सभी कंटेंट के लिए। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ऐसी और वीडियोस के लिए, और साथ ही साथ एक लाइक कर जाइए क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है ऐसी बहुत सारी वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।